प्लेटो ने जो भी विचार दिए हैं, जो भी थ्योरीज दिए हैं या आइडियाज़ जो नए नए दिए हैं, वो नए तो सारे थे, मौलिक थे, परंपरा से हटकर थे, सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता था, उसने बिल्कुल अलग बात कही थी। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट दिया कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का, ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद है और इसकी आलोचना भी होती है और सबसे ज़्यादा आलोचना प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल ने इसकी की थी। लेकिन ये भी क्यों दिया कम्युनिज्म का सिद्धांत प्रॉपर्टी ऑफ वाइव्स का? असल में प्लेटो जो है वो जस्टिस स्थापित करना चाहता था, जो हमने पहले भी बताया है, और इसके लिए उसने एक प्रावधान एजुकेशन का किया ताकि उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जैसा प्लेटो चाहता है वैसा ही उनकी सोच बन जाए, वैसा ही विचार बन जाए। लेकिन इसके बाद भी उसको एक शंका थी, एक भय था कि शासक वर्ग को उसने एब्सोल्यूट पावर दे दी, भाई उसकी कोई चुनौती नहीं है और कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन उसको ये भय था कि जो शासक वर्ग हो, जो गार्जियन क्लास होगी, जो रूलर होंगे और जो सोल्जर्स होंगे, वो सत्ता आने के बाद भ्रष्ट हो सकते हैं, भाई भतीजावाज अपना सकते हैं, संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, अपने चहेतों को अच्छे पदों पर बिठा सकते हैं, या अपने बेटा बेटियों को शासक बनाने की सोच सकते हैं। तो इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, इस समस्या का कैसे निदान हो? शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि नैतिकता भी सिखाए। जैसे आज भी देखते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कोई शिक्षित आदमी ज़्यादा ईमानदार होगा, बल्कि और ज़्यादा बेईमानी के नए नए रास्ते सीख लेते हैं। तो वहाँ उस टाइम पर भी प्लेटो को ये चिंता थी कि ये जो इतनी मेहनत की है, इतना लंबी चौड़े एजुकेशन का प्रावधान किया है शासक बनते, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएंगे, तो फिर सारा कराया बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए उसने सोचा, एक नया विचार आया कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और प्रॉपर्टी का। उसने कहा कि एक आदमी को भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेवार दो ही चीज़ हैं। एक तो है फैमिली, यानी कि आदमी फैमिली का मोह इतना ज़्यादा करता है कि उसके लिए सब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और दूसरा है प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का लालच उसको होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता है। तो प्लेटो ने ये सोचा कि अगर उसके पास फैमिली नहीं होगी और प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर किसके लिए भ्रष्ट काम करेगा वो, तो अपने आप भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। तो यही विचार करके प्लेटो ने गार्जियन क्लास के लिए, ये जो सिस्टम किया था पूरे समाज के लिए नहीं किया था, सिर्फ दो वर्गों के लिए, सोल्जर्स और रूलर्स, कि उनको इन चीज़ों से अलग कर दो, फैमिली से, प्रॉपर्टी से, फिर सारा भय दूर हो जाएगा, फिर वो भ्रष्ट होंगे नहीं और समाज के हित में या देश के हित में ही वो शासन करेंगे। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए प्लेटो ने ये एक नया कंसेप्ट दिया, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। पहले तो कम्युनिज्म होता क्या है? कम्युनिज्म शब्द एक कम्यून से बना। कम्यून होता है जो सबका साझला होता है, जो जिस पर कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है। प्लेटो कम्युनिज्म का अलग मतलब लेता है और आज के टाइम पर अलग है। अगर आज के टाइम पर देखते हैं कम्युनिज्म के विचार को, वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्ल मार्क्स ने किया था, और आज भी जब कम्युनिज्म का नाम लेते हैं तो मार्क्स का ही ध्यान आता है मन में कि उसने ही साम्यवाद की बात कही थी। तो आज के जो कम्युनिज्म की जो हम बात करते हैं तो इतना पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे थिंकर्स इसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं। एक तो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी सोसाइटी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इक्वल राइट्स ऑफ सोसाइटी और रिसोर्सेज, सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेटीरियल थिंग्स जितनी भी हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, वो सब पर अधिकार किसी व्यक्ति का ना होकर पूरे समाज का होगा, पूरी कम्युनिटीज़ का होगा। हालांकि एक्चुअल में लागू नहीं, एक्चुअल में तो हम राज्य भी यदि अधिकार कर ले तो हम उसको भी कम्युनिज्म का इनाम देते हैं, साम्यवाद कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त
हो नहीं होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी सबकी साझली होगी, कोई क्लास नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो आज के कम्युनिज्म से ये धारणा मतलब ये मीनिंग लिया जाता है जब हम साम्यवाद की बात आती है। लेकिन प्लेटो ने जो कहा था, जो साम्यवाद की बात की थी, उसने ये कहा था कि वाइव्स एंड हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन आर कॉमन। हालांकि वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स बोला जाता है, लेकिन ये कहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्लेटो तो एक किस्म से जो गार्जियन क्लास थी उसके लिए वो मैरिज सिस्टम को ही इग्नोर करता है, एलिमिनेट करता है कि उनके लिए शादी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इंटरकोर्स जो करवाया जाए, यानी कि जो बच्चे पैदा किए जाएं वो ये देख कर किए जाएं भाई इस तरह से सिस्टम डेवलप किया जाए कि बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे दिमाग के बच्चे पैदा हों। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ महिला है, उनका आपस में इंटरकोर्स से बच्चे पैदा किए जाएं। और बच्चे पैदा होने के बाद फिर उनको पता नहीं चले कि ये बच्चा किसका, तुरंत उनको उनसे अलग कर दिया जाए और एक कॉमन सिस्टम, एक कॉमन पैलेस बनाया जाए, पूरी तरह से ट्रेंड नर्सेज जहाँ पर हों जो उन बच्चों की परवरिश करें। यानी कि महिलाएं अपने बच्चों से या पुरुष अपने बच्चों से नहीं मेल खाएंगे, और महिलाओं का कोई पति भी नहीं होगा और किसी की कोई पत्नी भी नहीं होगी। सिर्फ रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशन को बड़ा रेगुलेट किया जाएगा। उनका एक ही मकसद होगा कि एक अच्छी संतान देश के लिए पैदा करना। तो इसके लिए न तो वाइफ्स होगी कोई, न हस्बैंड होगा कोई, न कोई किसी का बाप होगा, न कोई किसी की माँ होगी। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता था इसी को। लेकिन ये है सिर्फ बहुत कम लोगों के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं कहा था, रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि रूलर वर्ग और सोल्जर वर्ग में बहुत ही गिने चुने लोग शामिल हैं। बाकी सभी तो कॉमनर्स हैं, आम जनता है, उसके लिए नहीं है। वो अपनी फैमिली रख सकते हैं, शादी विवाह अपने हिसाब से कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन बच्चों की खुद परवरिश कर सकते हैं। लेकिन प्लेटो ने उन क्लास के लिए कहा कि उनका कोई परिवार नहीं होगा, उनके कोई रिश्ते किसी के साथ नहीं होंगे, किसी को नहीं पता होगा कौन किसका बेटा कौन किसकी माँ है। तो ये एक अलग और बिल्कुल सोसाइटी से हटकर, जो आज की सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है और तब भी नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया था। लेकिन हमने बता दिया था इसके पीछे मकसद प्लेटो का सिर्फ यही था कि उनको भ्रष्ट होने से रोका जाए। प्रॉपर्टी के मामले में ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी सबकी साझली होगी जैसा कि मॉडर्न कम्युनिज्म है। प्रॉपर्टी के मामले में कहता है कि प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, उनको सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें सारी मुहैया करवा दी जाएंगी, सारी उनको दे दी जाएंगी जो जो उनको जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं, उनका अपना ना मकान होगा, न अपनी कोई ज़मीन होगी, कुछ नहीं होगा। और न वो अपनी ज़मीन ले सकते, न अपना मकान बना सकते, न कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रख सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रख सकते। तो वाइफ्स और हस्बैंड और चिल्ड्रन तो कॉमन होंगे सब, और प्रॉपर्टी होगी नहीं। तो प्लेटो का कम्युनिज्म का ये मतलब था कि इस तरह से कम्युनिज्म की जो कॉन्सेप्ट था उसने दिया था। अब उसके कम्युनिज्म की क्या फीचर्स हैं ये तो हमने पहले ही बता दिया कि हर चीज़ उसकी जस्टिस से जुड़ी हुई है, मतलब वो न्याय से जुड़ी हुई है, न्याय से बात करता है। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, पत्नियों का और प्रॉपर्टी के साम्यवाद की बात किया जो मैंने भी पहले बताया था। ये भी मैंने बता दिया सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए, सिर्फ पहले दो वर्गों के लिए, रूलर और सोल्जर्स, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं है। बेसिस ऑफ असम दैट कम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर लेड टू करप्शन एंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट, यानी कि इस धारणा पर आधारित था जिसके पास राजनीतिक शक्ति है, यदि उसके पास आर्थिक शक्ति भी आ गई तो निश्चित रूप से करप्ट होगा, और अगर वो करप्ट हो गया तो फिर स्टेट का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पावर जिसके पास है उसको उसने इकोनॉमिक पावर से बिल्कुल दूर रखा है। इसलिए प्रोफेसर बार्कर ने कहा मोस्ट प्रैक्टिकेबल फीचर ऑफ आइडियल स्टेट, यानी कि उसने कहा था कि और तो उसकी आदर्शवादी बातें थी लेकिन ये उसकी यथार्थवादी बात थी
इसमें उसने कल्पना नहीं कि लोग अपने आप भ्रष्ट नहीं होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। इसमें उसने यथार्थवादी तरीके से सोचा, रियलिस्ट थिंकिंग यहाँ पर अपनाई कि इतनी शिक्षा देने के बाद भी, इतने काम करने के बाद भी शासक भ्रष्ट हो सकता है। तो इसलिए बार्कर ने कहा था कि ये उसका एक प्रैक्टिकेबल फीचर है उसके आइडियल स्टेट की। उसने, मैंने पहले ही बताया कि मेटिंग ऑफ बेस्ट वुमेन एंड बेस्ट मैन टू प्रोड्यूस बेस्ट चिल्ड्रन, उसमें अपने सिस्टम में क्या करें, कम्युनिज्म में जो बेस्ट आदमी है, जो बेस्ट महिला है, उनका इंटरकोर्स करवाएगा, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको परवरिश वो खुद नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ट्रेंड नर्सेज के माध्यम से उनकी परवरिश करवाई जाएगी। चिल्ड्रन सेपरेट कर दिए जाएंगे फ्रॉम देयर पेरेंट्स सून आफ्टर द बर्थ, यानी कि जन्म लेने के बाद उनको तुरंत उनसे अलग कर दिया जाएगा। अब ये एक सोचने की बात है कि बच्चा अपनी माँ के बिना कुछ समय तक तो कैसे रहेगा, कैसे परवरिश करेगा, तो एक प्रैक्टिकलेबल नहीं है ये चीज़। उसकी इसलिए आधार पर आलोचना भी होती है। आदमी के अपने परिवार के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं और जिनके लिए वो मेहनत करता है, और वो सारी भावनाएं यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बिल्कुल विपरीत जाकर प्लेटो ने एक सजेशन दी है, सजेस्टेड टू किल वीक एंड डिसफिगर्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर यह भी कहा है उसने कि अगर कोई अपाहिज, अपंग या कमज़ोर बच्चा पैदा हो जाता है उसको मार भी देना चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहता सोसाइटी में कहता है सभी स्वस्थ और योग्य बच्चे ही होने चाहिए। ये भी बिल्कुल अनैतिक सजेशन है प्लेटो की। गार्जियन क्लास एज ए बिग फैमिली, तो उसने गार्जियन क्लास कहा एक किस्म से बिग फैमिली की तरह है, जिसमें सभी पुरुष जो हैं सभी बच्चों के पिता माने जाएं, सभी महिलाएं सभी बच्चों के पिता माने जाएं, और सभी बच्चे इकट्ठे माने जाएं पूरे परिवार के, कोई उसमें सेपरेशन की भावना नहीं हो। कॉमन रिनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ वाइफ, मैंने कहा था प्रॉपर्टी को तो त्यागना है, प्रॉपर्टी तो किसी की भी नहीं रहेगी और वाइफ वो सभी की रहेंगी। तो ये दो बात उसने कही हैं। एज्यूम दैट फैमिली लाइफ इज़ ए सीरियस एंड पावरफुल राइवल टू द लॉयल्टी ऑफ स्टेट, मैंने पहले ही बताया था कि इसके ये कॉन्सेप्ट इसी धारणा पर आधारित है कि जो परिवार है वो सबसे बड़ी बाधा है एक शासक को निष्पक्ष काम करने से रोकने में। तो निष्पक्ष काम वो तभी कर सकता है जब उसको परिवार का लालच या संपत्ति का लालच उसको ना हो। अब इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना तो खुद भी आदमी समझ सकता है। एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑनरशिप, आदमी को एक मानसिक संतुष्टि मिलती है जब वो कुछ कमाता है या कुछ मालिक बनता है, ये भावना प्लेटो ख़त्म करना चाहता है। और एक कम्युनिज्म सिर्फ है एक मेजॉरिटी, तो उसने एक कॉन्सेप्ट भी दिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के लिए, एक सोसाइटी का एक लंबा चौड़ा हिस्सा तो इससे बाहर रह गया। डिस्ट्रॉय द सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी की जो अपनी भावनाएं होती हैं उनको ये एक नष्ट करता है। रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ प्रोडक्शन बिलोंगिंग टू ऑल इज़ लाइकली टू बी नेग्लेक्टेड। इससे जैसे आज के साम्यवाद में भी ये समस्या आती है, जब सबकी चीज़ साझली हो जाती है, जो कॉमन हो जाती है, तो आदमी फिर मेहनत करना भी छोड़ देता है। तो यही समस्या उसके सामने भी आएगी। प्रोवाइडिंग मटेरियल रेमेडीज टू स्पिरिचुअल डिसीजेज, ये इलॉजिकल सा बताया कि ये एक तो है तो डिसीज तो स्पिरिचुअल है, जिसका इलाज भी स्पिरिचुअल तरीके से हो सकता था, लेकिन इसका इलाज इसने मटेरियल तरीके से करने की कोशिश की है, तो जो कि उचित नहीं है। सोशल डिसहार्मनी, प्लेटो ने कहा था इससे समाज में जो है हारमोनी आएगी, लेकिन व्यवहार में इससे हारमोनी नहीं आएगी, बल्कि वैमनस्य की भावना बढ़ेगी समाज में। अप्लाई द एनालॉजी ऑफ एनिमल ऑन ह्यूमन बींग्स, एनालॉजी जो हमने कहा था ये मेथड अपनाया रूपक का, तो इसने ये कहा है, जो हमने मेथोडोलॉजी पढ़ी थी कि एनालॉजी सिस्टम अपनाया है कि एक को दूसरे पर अप्लाई करके देखता है समझाने के लिए। तो एक किस्म से ये कहा जाता है कि जो पशुओं में होता है उस सिस्टम को प्लेटो ने इंसानों पर लागू करने की कोशिश की है, खासकर जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स की बात करता है। मेटिंग प्रोसेस अनवर्केबल, यानी कि जो मेटिंग प्रोसेस की बात करता है कि ये एक बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल का जो संजोग करवाया जाता है, तो उसको कहता है कि तो
इम्प्रैक्टिकेबल है। कैसे पता चलेगा, कैसे संभव होगा, और कैसे कौन इसको छांटेगा, किस तरह से इसको किया जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो वर्केबल नहीं है। डिग्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज। आदमी की ज़िंदगी में शादी और परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा, परिवार तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इसको हटा देंगे तो इसके महत्व को हटा दें तो सोसाइटी ही ख़त्म हो जाए। सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी में सॉलिडरिटी लाने में सोशोलॉजिस्ट भी इसकी बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो परिवार निभाता है। नॉट प्रॉपर रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों को जब जन्म लेते ही उनसे अलग कर दिया जाएगा उनके माँ बाप से, तो जितना अच्छा बच्चे की परवरिश परिवार में माँ बाप द्वारा की जाती है उतनी उसकी अनाथालय में नहीं हो पाते, या और कहीं पर उसकी परवरिश नहीं हो पाती। तो ये तो संभव है ही नहीं कि माता पिता से अलग करके उसकी अच्छी परवरिश की जा सकती है। हैप्पी स्टेट नॉट पॉसिबल विदाउट हैप्पी फैमिली। यानी कि जब परिवार ही खुश नहीं रहेगा या परिवार ही नहीं होगा तो एक हैप्पी स्टेट भी पॉसिबल नहीं है। अब एक बात आती है कि मॉडर्न कम्युनिज्म से इसकी क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। समानताएं तो ये हैं कि वांट टू डेवलप ए सोसाइटी बेसिस ऑन सोशल, यानी कि दोनों साम्यवाद एक सोशल सर्विस के आधार पर सोसाइटी स्थापना करना चाहते, ऐसा चाहते थे कि जिसमें पूरे समाज का विकास हो। दोनों का उद्देश्य है समाज में सॉलिडरिटी और यूनिटी लेके आना है। दोनों समाज में जो फ्रिक्शन है, जो भेदभाव है, बट जो एक किस्म से विभाजन है, जो दूरियां हैं, उनको मिटाना है। एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस क्लासेस। और दोनों कहते हैं कि समाज में कुछ क्लास विद्यमान है। मार्क्स कहता है 2 क्लास हैं, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ, और प्लेटो कहता है 3 क्लास हैं, रूलर, सोल्जर्स और कॉमनर्स। तो दोनों इस बात को मानते हैं, लेकिन सिमिलरिटी के अलावा डिसिमिलरिटी ज़्यादा है, देखेंगे। और इसके अलावा सिमिलरिटी है कि दोनों कंपटीशन को ख़त्म करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। मार्क्स कहता है कि कंपटीशन कहाँ रहेगा जब सभी पर सभी का अधिकार हो जाएगा, और प्लेटो कहता है जब 2 वर्गों के पास कंपटीशन होगा, वो इकोनॉमी प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक मटेरियल थिंग्स उसको प्राप्त होंगे ही नहीं, या उनको पैसा और रख ही नहीं सकते, धन दौलत रख ही नहीं सकते, तो इस कंपटीशन से अपने आप ही बाहर हैं। तो इससे कंपटीशन नहीं रहेगा समाज में। रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। दोनों का उद्देश्य क्या था कि आदमी की गतिविधियों को, व्यक्तिगत गतिविधियों को इस तरह से रेगुलेट किया जाए जिससे पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हो। दोनों प्रॉपर्टी की होल्डिंग का विरोध करते थे। मार्क्स कहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी बीमारियों की या सभी बुराइयों की जड़ है या शोषण का आधार है। यही बात प्लेटो का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही शासक को भ्रष्ट कर सकती है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड बाय प्रमोटिंग द जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हम तभी बचा के रख सकते हैं जब हम सामान्य हितों को बढ़ावा दें, यानी कि समाज के हित में ही व्यक्ति का हित है। दोनों का ये मानना है। अब है डिसिमिलरिटी, यानी कि इनमें अंतर क्या क्या है। अंतर भी कुछ साफ दिखाई देते हैं। पहला तो मार्क्स ने कहा सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए होगा। मार्क्स का कहना था, प्लेटो ने कहा सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए, मार्क्स या मॉडर्न कम्युनिज्म कहता है पूरी सोसाइटी के लिए। इसका नेचर पॉलिटिकल है, यानी कि ये एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए साम्यवाद की बात की गई है। इसका नेचर इकोनॉमिक है, यानी कि ये आर्थिक साधनों पर जो अधिकार उसकी वजह से शोषण होता है उसकी बात करता है। ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्टेटस क्यों, यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आर्थिक ढांचा उसको बनाए रखना चाहता जो है, लेकिन आज का कम्युनिज्म इसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहता है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही वो शोषण का सबसे बड़ा कारण मानता है। एसिटिक है, यानी कि ये साम्यवाद आने के लिए कोई दबाव देने की बात नहीं, बल्कि मर्जी से खुद त्याग करेंगे जो 2 वर्ग हैं, अपनी प्रॉपर्टी का और अपनी फैमिली का। लेकिन इसमें जो है
ये त्याग नहीं करेंगे प्रॉपर्टी का, बल्कि आनंद लेंगे प्रॉपर्टी, यानी कि इंजॉय, यानी कि सब उस प्रॉपर्टी का उपभोग करेंगे, उसको त्यागेंगे। इसमें त्यागने की बात है, इसमें उपभोग करने की बात है। ये कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ये कहा था कि कम्युनिज्म जो वाइफ्स का होगा प्रॉपर्टी, जबकि इसमें मॉडर्न कम्युनिज्म में वाइफ्स वाली बात या फैमिली वाली बात कहीं नहीं है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी से ही संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित ही है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। उसने कहा था कम्युनिज्म तो एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन करने का, यानी कि सब मिलकर उत्पादन करेंगे। अब आगे आता है कि प्लेटो जो है कम्युनिज्म के माध्यम से एरिस्टोक्रेटिक रूल की स्थापना करना चाहता है, यानी कि एक विशेष वर्ग एलिट क्लास शासन करेगी, जबकि मॉडर्न कम्युनिज्म प्रोलिटेरिएट रूल, यानी कि सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग है वो शासन करेगा। सीक लिमिटेड चेंज इन एग्जिस्टिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी में बहुत कम चेंज करना चाहता है, सोसाइटी को जिस तरह से उसी तरह से बनाए रखना चाहता है, उनको काम बांट दिए, अब अपना काम करते रहो और उसमें कोई चेंज की बात नहीं है। जबकि मॉडर्न कम्युनिज्म है वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी को बिल्कुल बदलना चाहता है, वो कहता है कि स्ट्रक्चर जो इस सोसाइटी में चल रहा है वो पूरी तरह से शोषण पर आधारित और ख़त्म होना चाहिए। प्लेटो का कम्युनिज्म सिटी स्टेट के लिए था, छोटे से स्टेट्स के लिए था, और ये पूरे नेशन स्टेट के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। हाईली फिलोसफिकल है और ये हाईली प्रैक्टिकेबल है। प्लेटो ने बिल्कुल दार्शनिक तरीके से कम्युनिज्म की बात की है, लेकिन मॉडर्न कम्युनिज्म जो मार्क्स के विचारों पर है तो हाईली प्रैक्टिकेबल है। तो ये थे प्लेटो के कम्युनिज्म के बारे में विचार और मॉडर्न कम्युनिज्म से इसका कंपैरिजन। धन्यवाद।